आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, बात करने वाले हैं इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन लर्निंग। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन लर्निंग के बारे में एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में क्या क्या बातें की गई हैं। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में, फिर हम बात करेंगे इक्विटेबल एजुकेशन के बारे में, फिर हम जानेंगे कि इन दोनों के बारे में एनईपी 2020 में कौन कौन सी बातें की गई हैं। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले अगर हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करें, समावेशी शिक्षा की बात करें, inclusive education means that children with special need have to be educated in the same classroom with normal children so that there is no discrimination between नॉर्मल चिल्ड्रन एंड चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। तो देखिए, इसको आप सिंपल शब्दों में समझ सकते हैं कि इंक्लूसिव एजुकेशन क्या बताता है। एक इस तरह का सिस्टम, एक इस तरह की शिक्षा व्यवस्था जहाँ पे एक ही क्लासरूम में जो नॉर्मल बच्चे हैं वो भी पढ़ेंगे और साथ ही साथ जो स्पेशल बच्चे हैं, स्पेशल बच्चों का मतलब जो बच्चे देख नहीं सकते, जो बच्चे सुन नहीं सकते, जो बच्चे बोल नहीं सकते, जो बच्चे ठीक से चल नहीं सकते, तो उनको भी नॉर्मल बच्चों के साथ एक ही क्लासरूम में पढ़ाया जाए। तो इसी व्यवस्था को हम कहते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन और समावेशी शिक्षा। तो यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया होगा कि इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है, जहाँ पर स्पेशल बच्चे और जो नॉर्मल बच्चे हैं दोनों को एक साथ में शिक्षा दी जाती है। फिर अगर हम बात करें इक्विटेबल एजुकेशन, समता मूलक शिक्षा एक क्या है। इक्विटेबल एजुकेशन इज अबाउट सपोर्टिंग चिल्ड्रन हु नीड इट मोस्ट, कि इसका मतलब है कि उन बच्चों की सहायता करने के बारे में जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। मतलब जिस बच्चे को जितनी जरूरत है उस हिसाब से उसको उतनी हेल्प करना। तो देखिए, इंक्लूसिव एजुकेशन में हमने बात की कि एक ही क्लासरूम में नॉर्मल बच्चा और स्पेशल बच्चा दोनों को साथ में एजुकेशन दी जाए। ठीक है, मतलब बच्चे को क्या किया जाए, इंक्लूड किया जाए क्लासरूम में सभी बच्चों को। लेकिन जब हम इक्विटेबल की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है कि चलो बच्चा स्कूल में आ गया, क्लास में आ रहा है पढ़ने के लिए, अब जिस बच्चे की जैसी नीड है उसको उस हिसाब से क्या करना, उस हिसाब से उनकी हेल्प करना, उनकी सहायता करना, ताकि बच्चा जो है बिना किसी रुकावट के अपनी एजुकेशन को कंप्लीट कर सके। तो ऐसे में हम देखते हैं ना कि अक्सर बच्चों को क्लास में जो बच्चे पढ़ने आते हैं उनको फ्री स्टेशनरी मिलती है, बाकी उनकी इनकम के हिसाब से बच्चों को स्कॉलरशिप भी दी जाती है, काफ़ी सारी रियायतें भी बच्चों को मिलती हैं। तो जिसकी जैसी ज़रूरत उस हिसाब से उसकी हेल्प, इसी को हम क्या कहेंगे, इक्विटेबल एजुकेशन। इट इज़ अबाउट सपोर्टिंग ईच स्टूडेंट टू द लेवल दे नीड टू सक्सीड, की प्रत्येक विद्यार्थी का उस स्तर तक समर्थन करना, उस स्तर तक हेल्प करनी जितना उन्हें सफल होने के लिए आवश्यक है। It provides specific resources and support to disadvantaged students to bring them up to the same level as their peer, कि यह वंचित विद्यार्थियों को अपने साथियों के समान स्तर तक लाने के लिए विशिष्ट संसाधन और सहायता देती है। चाहे हम स्कॉलरशिप की बात करें, चाहे अदर हम स्टेशनरी की बात करें, फैसिलिटीज की बात करें, चाहे हम रिजर्वेशन की बात करें। तो यहाँ पर आपको इंक्लूसिव एजुकेशन और इक्विटेबल एजुकेशन समझ में आ गया होगा। अब इन दोनों के बारे में एनईपी 2020 में क्या कहा गया है उस पर हम बात कर लेते हैं। एजुकेशन इज द मोस्ट इफेक्टिव मीन ऑफ अचीविंग सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। तो एनईपी 2020 में क्या कहा गया है कि शिक्षा सामाजिक न्याय और समानता प्राप्त करने का सबसे प्रभावशाली साधन है। Equitable and inclusive education is essential step in building an equitable and inclusive society, की समता मूलक और समावेशी शिक्षा समता मूलक और समावेशी समाज के निर्माण का एक अनिवार्य कदम है। थ्रू दिस एवरी सिटीजन विल गेट एन अपॉर्चुनिटी फॉर सेल्फ डेवलपमेंट, की शिक्षा के माध्यम से ही चाहे गरीब से गरीब इंसान क्यों ना हो, लेकिन शिक्षा एक ऐसा साधन है, एक ऐसा हथियार है जिसके द्वारा गरीब से गरीब इंसान भी आगे बढ़ सकता है और आसमान को छू सकता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। तो इसके द्वारा प्रत्येक नागरिक को स्वयं विकास का अवसर उपलब्ध होगा। अब अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें, ऑब्जेक्टिव ऑफ इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, किसका उद्देश्य क्या है, एनईपी में इसके बारे में क्या बताया गया है कि इनका क्या ऑब्जेक्टिव है। टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एवरी चाइल्ड टू लर्न एंड प्रोग्रेस, की प्रत्येक बच्चे को सीखने और आगे बढ़ने का अवसर उपलब्ध कराना। स्पेशली जो बच्चे काफी गरीब तबके से आते हैं, ठीक है, उनके लिए
ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना, ताकि वो भी बच्चे बाकी बच्चों के साथ पढ़ सकें, आगे बढ़ सकें। टू एंश्योर एक्सेस टू स्कूल एजुकेशन फॉर ऑल, कि इस चीज़ को एंश्योर करना कि सभी बच्चे, भारत में रहने वाले सभी बच्चे, चाहे पिछड़े क्षेत्रों के बच्चे क्यों ना हो, ठीक है, दूर दराज आदिवासी इलाके में रहने वाले बच्चे, जो जंगली क्षेत्र हैं वहाँ पे रहने वाले जो आदिवासी, जो ट्राइबल जो ग्रुप के बच्चे क्यों ना हो, सभी तक एजुकेशन की पहुंच हो, इस चीज़ को इंश्योर करना है। टू एलिमिनेट सोशल क्लास गैप्स इन लर्निंग आउटकम्स, की अधिगम परिणामों में सामाजिक श्रेणी के अंतरालों को दूर करना है। अक्सर हम देखते हैं कि एक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, ठीक है, अगर हम इसमें भी हम जब सरकारी विद्यालयों की बात करते हैं तो अक्सर देखते हैं कि जो बच्चे पिछड़े समूह से आते हैं तो उनको उस तरह का, उनके आसपास माहौल में उस तरह का उनको ना गाइडेंस मिलती है, ठीक है, ना सही से ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि पढ़ सकें। वो बच्चे स्कूल तो आते हैं लेकिन सही से पढ़ नहीं सकते, और जब रिजल्ट आता है तो हम देखते हैं कि बाकी बच्चों के मुकाबले उनका रिजल्ट क्या होता है, ज़्यादातर देखा गया है कि उनका रिजल्ट काफ़ी लो रहता है, बच्चे फेल भी हो जाते हैं और फिर स्कूल को छोड़कर चले जाते हैं। तो इस तरह का जो गैप है इसको कम करना, ठीक है, ये तो ऑब्जेक्टिव हो गए। अब हम बात करते हैं इन ग्रुप्स के लिए। देखिए, जब हम SEDG की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है, सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप, की ऐसा ग्रुप, ऐसा समूह जो सामाजिक रूप से भी पिछड़ा हुआ है और आर्थिक रूप से भी पिछड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसके बारे में क्या क्या चैलेंजेस बताए गए NEP 2020 में, उसकी भी हम बात कर लेते हैं कि एनरोलमेंट ऑफ SEDG इन स्कूल एजुकेशन इज फ्रिक्वेंट फिनोमिनन, कि इनकी जो हम नामांकन हम देख रहे हैं क्या है, ये लगातार कम हो रही है। मतलब इस ग्रुप के अगर हम बच्चे देखते हैं तो लगातार इन विद्यालय में इनका जो एडमिशन है वो कम हो रहा है। और ये भी देखने को आता है कि चलो, जो बच्चा एडमिशन ले भी ले रहा है वो अपनी एजुकेशन पूरे किए बिना बीच में ही अपनी एजुकेशन को छोड़ दे रहा है। तो यहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है कि पहली बात तो बच्चा स्कूल तक पहुंच ही नहीं रहा, स्कूल में एडमिशन नहीं ले रहा, ठीक है। दूसरा है, अगर बच्चा स्कूल में एडमिशन ले भी लेता है तो लगातार स्कूल जा नहीं रहा, और क्या कर रहा है, बीच में ही अपनी जो एजुकेशन है उसको छोड़ देता है, ठीक है। और ये सारी चीजें हम देखते हैं कि जब हम गर्ल्स की बात करें और जब हम स्पेशल चाइल्ड की बात करें, दिव्यांग की बात करें, तो वहां पे देखें तो उनकी एनरोलमेंट और ज्यादा कम देखने को मिलती है। तो ये क्या है, एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसके अलावा हम देखते हैं कि जब स्कूल में ही बच्चे कम आ रहे हैं, ठीक है, तो जब हम हायर एजुकेशन की बात करते हैं तो वहां पे तो उनका नंबर और भी कम हो जाता है, ठीक है। नॉर्मली हम देखते हैं कि जितने बच्चे स्कूल में आते हैं, ठीक है, उनका सिर्फ 30% बच्चे ऐसे हैं जो हायर एजुकेशन में जाते हैं। और अगर हम जो SEDG ग्रुप की बात करें, ठीक है, जो सोशियो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज ग्रुप है, अगर ये बच्ची कॉलेज में, स्कूल में ही कम एनरोलमेंट होगा, कम बच्चे एडमिशन लेंगे, तो कॉलेज में कितने पहुंचेंगे। तो ये देखने के लिए आया है कि फर्दर डिक्लाइन इन एनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन, की उच्चतर शिक्षा में इनका नामांकन में और अधिक गिरावट आती है। और इसके अलावा स्कूल एजुकेशन बीइंग रिलेवेंट फॉर ट्राइबल चिल्ड्रन, की देखिए, एक ट्राइबल चिल्ड्रन की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो जंगल से जुड़े लोग हैं, उनका रहन सहन काफ़ी अलग होता है, कल्चर काफ़ी अलग होता है, और जो उन लोगों का व्यवसाय है वो भी काफ़ी अलग होता है, भाषा अलग होती है। तो ऐसे बच्चे, ठीक है, जब स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में जो अलग अलग बच्चे सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उसको अपनी लाइफ से बच्चे कनेक्ट नहीं कर पाते, इसलिए भी वो विद्यालय नहीं जाते, और जाते हैं तो छोड़ देते हैं। तो इसलिए ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि किस तरह से इन बच्चों को स्कूल में लेकर आया जाए। लो रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटीज इन स्कूल एंड हायर एजुकेशन, और माइनॉरिटीज की बात करें तो विद्यालय और उच्चतर शिक्षा में इनका भी कम प्रतिनिधित्व देखने को मिलता है। और एक जो हमने बात की लैंग्वेज बैरियर, कि बच्चा अपने घर में कोई और भाषा बोल रहा है, ठीक है, सोसाइटी में कोई और भाषा चल रही है, और जब स्कूल में आता है तो भाषा बदल जाती है, और इसी भाषा के चक्कर में फंसकर बच्चा क्या करता है, अपने जो एजुकेशन है उसको बीच में ही छोड़कर, स्कूल छोड़कर चला जाता है और अपनी एजुकेशन को पूरा नहीं कर पाता। तो ये सब क्या है, एक बहुत बड़े चैलेंजेस हैं जिसका जिक्र NEP 2020 में किया गया। अब हम बात करते हैं NEP 2000 में। अब चैलेंजेस हमें पता चल गए, तो जो SEDG ग्रुप है, ठीक है, जो पिछड़े वर्ग है, इनको आगे लाने के लिए क्या क्या तरीके बताए गए, क्या क्या उपाय बताए गए, ताकि एक इंक्लूसिव और इक्विटेबल जो सोसाइटी है उसकी मतलब जो एक सपना है, एक लक्ष्य है, उसको पूरा किया जा सके। तो इसके लिए क्या क्या उपाय बताए गए, तो
क्या बताया गया कि देश के शैक्षिक रूप से वंचित क्षेत्रों में जहां पर शिक्षा का स्तर काफी कम है, इतनी ज्यादा संसाधन नहीं है, वहां पे लिटरेसी रेट उतना ज्यादा नहीं है, ऐसे क्षेत्रों को विशेष शिक्षा क्षेत्र के रूप में घोषित किया जाए। और ऐसे क्षेत्रों में केंद्र सरकार का दायित्व है, राज्य सरकार का दायित्व है कि स्कूल कॉलेज की व्यवस्था की जाए, बच्चों के लिए अच्छी से अच्छी शिक्षा की व्यवस्था की जाए, ताकि उन क्षेत्रों में भी बच्चों को अच्छी एजुकेशन दिया जा सके, उन बच्चों को भी स्कूल तक लाया जा सके, उनकी स्कूलिंग कंप्लीट करके उनको हायर एजुकेशन की तरफ बढ़ाया जा सके। तो देश के शैक्षिक रूप से वंचित जो क्षेत्र हैं, ठीक है, उनको विशेष शिक्षा क्षेत्र के रूप में घोषित करना और फिर ज्यादा से ज्यादा उनको एजुकेशनल फैसिलिटीज प्रोवाइड करना। इसके अलावा इन क्षेत्रों में केंद्र और राज्य के द्वारा शैक्षिक परिदृश्य बदलने का प्रयास करना, जैसे अभी हमने बात की। और विद्यालय शिक्षा में भागीदारी बढ़ाने के लिए सभी SEDG से प्रभावित जो स्पेशली इकोनॉमिक डिसएडवांटेज ग्रुप हैं, ठीक है, इनमें भी जो प्रभावशाली बच्चे हैं, जो टैलेंटेड बच्चे हैं, जो मेधावी विद्यार्थी हैं, ठीक है, उनके लिए चाहे हम हॉस्टल की बात करें, चाहे उनकी फीस माफी की बात करें, चाहे स्कॉलरशिप की बात करें, इस तरह से उन बच्चों की हेल्प करनी है ताकि उन बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन मिल सके, बच्चों को आगे बढ़ाया जा सके, उनकी स्कूलिंग, उनकी कॉलेज जो है एजुकेशन है कंप्लीट करा के उनको आगे बढ़ाया जा सके। टू एनकरेज पेरेंट टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल, की माता पिता को अपने बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए प्रोत्साहित करना कि अपने बच्चों को विद्यालय भेजो। इसके लिए जो बच्चों को क्या क्या, मतलब एक तरह से हम देखते हैं ना कि रिवॉर्ड या लालच की बात कर जाती है कि बच्चों को स्कॉलरशिप मिल रही है, बच्चों को खाना मिल रहा है, ठीक है। तो अ, इस तरह से क्या होता है कि जब पेरेंट्स को लगता है कि नहीं, बच्चों को पैसे भी मिल रहे हैं, ठीक है, स्कूल जाने के पैसे मिल रहे हैं, पढ़ने के पैसे मिल रहे हैं, फ्री के जूते मिल रहे हैं, फ्री के ड्रेस मिल रहे हैं, तो जो माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल नहीं भी भेजना चाहते, वो भी इस लालच में कम से कम बच्चों को स्कूल भेजेंगे, तो और बच्चों को स्कूल भेजेंगे तो बच्चा पढ़ेगा। तो इस तरह से जो अलग अलग स्कीम है उसके थ्रू टू एनकरेज पेरेंट टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल, की माता पिता को अपने बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए प्रोत्साहित करना। और शहरी गरीब क्षेत्रों में काउंसलर अथवा प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ताओं की नियुक्ति, जो NGOs होते हैं, ठीक है, चाहे हम बात करें काउंसलर की बात करें, तो जो शहरी इलाके में भी जो स्लम एरिया हैं, ठीक है, जो गरीब क्षेत्र हैं, यहाँ पर एजुकेशन की जो इम्पोर्टेंस है उसको बताने के लिए, शिक्षा के महत्व को प्रमोट करने के लिए, पेरेंट्स की काउंसलिंग करने के लिए, अब कि अपने बच्चों को स्कूल भेजो, पढ़ना, एजुकेशन बच्चों के लिए फायदेमंद है, तो इसके लिए काउंसलर अपॉइंट किए जा सकते हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनकी नियुक्ति की जा सकती है। इसके अलावा टू अरेंज क्वालिटी एजुकेशन फॉर SCDG गर्ल्स, की सोशली इकोनॉमिक डिसएडवांटेज ग्रुप में जो गर्ल्स हैं उनकी भी एजुकेशन को क्या करना, उसको प्रोत्साहित करना, ठीक है, एक ताकि उनको एक अच्छी एजुकेशन मिले। तो ये सारी बातें की गई, ये सारे उपाय बताए गए। इसके अलावा ट्रांसजेंडर, जो ट्रांसजेंडर है एक नई कैटेगरी है, विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करने हेतु जेंडर समावेशी निधि, जेंडर इंक्लूसिव फंड है, इसकी व्यवस्था भी करना ताकि इस कैटेगरी के बच्चों को भी एजुकेशन मिल सके। ऐसे स्थान जहां विद्यालय तक आने के लिए विद्यार्थियों को अधिक दूरी तय करनी पड़ती है, चाहे हम डेजर्ट एरिया की बात करें, चाहे हिली एरिया की बात करें, चाहे फॉरेस्ट एरिया की बात करें, जहां पर बच्चों के घर से स्कूल बहुत ज्यादा दूर है, तो ऐसे में आने जाने में बच्चों को बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, ठीक है। और कई बार सेफ्टी और सिक्योरिटी इश्यू की वजह से बच्चे जाते ही नहीं है, तो ऐसे में क्या किया जाए, तो ऐसे स्थान पर जहां विद्यालय तक जाने के लिए विद्यार्थियों को अधिक दूरी तय करनी पड़ती है, वहां पर क्या किया जा सकता है, फ्री हॉस्टल बनाया जा सकता है स्कूल के आसपास, ताकि बच्चों को स्कूल तक लाया जा सके, उनको अच्छी एजुकेशन दी जा सके। इसके अलावा इन छात्रावासों में, हॉस्टल में सभी बच्चों, विशेषकर लड़कियों की सुरक्षा के लिए उचित व्यवस्था करनी चाहिए। और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय हैं जो स्पेशली जो बैकवर्ड क्लास के, जो गरीब घराने के, जो ST SC, जो इस कैटेगरी से जो लड़कियां आती हैं उनके लिए स्कूल बनाए गए थे, तो इसको और ज़्यादा मजबूत बनाना है, इनमें और ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है ताकि गर्ल्स को स्कूल तक लाया जा सके, उनको अच्छी से अच्छी एजुकेशन देकर आगे बढ़ाया जा सके। इसके अलावा ओपनिंग ऑफ एडिशनल JNV का मतलब है जवाहर नवोदय विद्यालय। तो देखिए, जवाहर नवोदय विद्यालय क्या है, एक तरह के बोर्डिंग स्कूल है, हॉस्टल स्कूल है, जो रूरल एरिया का जो टैलेंट है, जो टैलेंटेड बच्चे हैं उनके लिए स्कूल बनाए गए हैं। तो अक्सर जब 12th के बोर्ड के रिजल्ट आते हैं तो आप देखना उसमें कि जो जवाहर नवोदय विद्यालय है इनका रिजल्ट हमेशा
98-99% रहता है, इसका रिजल्ट हमेशा नंबर 1 पे रहता है, ठीक है। तो इस तरह की जो स्कूल्स हैं, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल जो बैकवर्ड जो एरियाज हैं, ठीक है, वहाँ पर ये स्कूल बनाए जाए ताकि वहाँ के लोगों को, वहाँ के बच्चों को एक अच्छी, एक बेहतर एजुकेशन दी जा सके। इंक्लूजन ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी इन ईसीसी, कि जो दिव्यांग बच्चे हैं, जो डिसेबल बच्चे हैं, ईसीसी में उनको भी समावेशित किया जाए। ईसीसी का मतलब है अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, जो 3 साल से लेकर 6 साल के जो बच्चों को दी जाती है। तो उसमें, जिसको हम, चाहे आप प्ले स्कूल बोल लो, चाहे बाल वाटिका बोल लो, बालवाड़ी बोल लो, तो दिव्यांग जो बच्चे हैं उनको ईसीसी 3 साल की उम्र से शिक्षा जो में है उनको शामिल करना, दिव्यांग बच्चों की भागीदारी बढ़ाने की व्यवस्था करना। और इसके अलावा आरपीडब्ल्यू डी एक्ट जो हम बात करते हैं, ठीक है, राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 में आया। इसमें जो दिव्यांग बच्चे हैं, उनके लिए जो जो प्रोविजन बताए गए कि क्या क्या इस क्लास में, स्कूल्स में फैसिलिटीज होनी चाहिए, कौन कौन सी व्यवस्था होनी चाहिए, कौन कौन से इक्विपमेंट्स होने चाहिए, सारी जो चीजें इसमें बताई गई हैं उसको स्कूल्स में, विद्यालयों में लागू करना। दिव्यांग बच्चों के शिक्षण से संबंधित ज्ञान को शिक्षक प्रशिक्षण जो कार्यक्रम है उसका भी एक अनिवार्य हिस्सा बनाना, इसमें बात की गई। इसके अलावा विद्यालयों के वैकल्पिक रूपों को प्रोत्साहित करना, तो टू एनकरेज अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ स्कूल। तो अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ स्कूल क्या है? एनजीओस है, गुरुकुल है, मदरसे हैं। तो इस तरह के जो हम एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं, आप इसको क्या कह सकते हैं? अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ स्कूल। तो यहाँ पर भी फैसिलिटीज प्रोवाइड करना ताकि बच्चों को एक बेहतर एजुकेशन मिल सके। इसके अलावा जो स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल हैं, तो अलग अलग स्कूल हैं, वहाँ पर एनसीसी विंग बनाना, ठीक है, ताकि जो बच्चे आर्मी में जाना चाहते हैं, मिलिट्री में जाना चाहते हैं, तो उन बच्चों को भी एक मतलब एक रास्ता मिल सके, करियर मिल सके इसके थ्रू। तो अलग अलग स्कूल्स में जो है, स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल है, वहाँ पर एनसीसी विंग बनाना। इसके अलावा ब्रिंगिंग चेंज इन स्कूल कल्चर, की स्कूल कल्चर में एक बदलाव लाना। तो किस तरह का बदलाव लाना? टू सेंसिटाइज ऑल पार्टिसिपेंट इन द स्कूल। ऑल पार्टिसिपेंट का मतलब है कि चाहे हम टीचिंग स्टाफ की बात करें, चाहे नॉन टीचिंग स्टाफ की बात करें, चाहे हम काउंसलर की बात करें, सभी लोग, चाहे हम प्रिंसिपल की बात करते हैं, ऑल पार्टिसिपेंट इन द स्कूल एजुकेशन सिस्टम टू द नीड्स ऑफ स्टूडेंट, इंक्लूजन, रिस्पेक्ट, डिग्निटी एंड प्राइवेसी, की विद्यालय शिक्षा प्रणाली के सभी प्रतिभागियों को विद्यार्थी की आवश्यकताओं, समावेशन, सम्मान, प्रतिष्ठा और निष्ठा के प्रति संवेदनशील बनाना। कि भाई स्कूल में आप सब हो तो बच्चे की वजह से हो ना, तो बच्चों के, चाहे डिग्निटी की बात करते हैं, चाहे सम्मान की बात करते हैं, ठीक है, चाहे उनकी नीड की बात करते हैं, इन सभी को आपको ध्यान में रखकर बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों को सिखाना है। तो आप सब हो वहाँ पे बच्चे की वजह से, तो एक इस तरह का स्कूल कल्चर बनाना, जाकि जहाँ पे स्कूल के बच्चे हैं, टीचर हैं, सब मिलकर आगे बढ़े, मिलकर काम करें, एक दूसरे की हेल्प करें, ताकि टीचिंग लर्निंग इफेक्टिव हो सके। इसके अलावा इंक्लूजन ऑफ ह्यूमन वैल्यूज इन स्कूल करिकुलम, की स्कूल करिकुलम में ह्यूमन वैल्यूज, चाहे हम रिस्पेक्ट की बात करते हैं, चाहे हम ब्रदरहुड की बात करते हैं, चाहे हम इंटीग्रेशन की बात करते हैं, मिलकर काम करने की बात करते हैं, तो इस तरह के जो ह्यूमन वैल्यूज हैं इसको करिकुलम में शामिल करना। और इसके अलावा विद्यालय पाठ्यक्रम में विभिन्न संस्कृतियों, धर्म, भाषाओं, लिंग आधारित पहचान इत्यादि के बारे में अधिक से अधिक विस्तृत ज्ञान शामिल करना, जो देश की विविधता के प्रति सम्मान और संवेदनशीलता विकसित होगी। अगर हम, जैसे हम बात करते हैं कि हमारी जो कंट्री एक डाइवर्स कंट्री है, ठीक है, यहाँ पे डाइवर्सिटी है, अलग अलग कल्चर है, धर्म है, रिलीजन है, रीजन है, ठीक है। तो इस सारी की सारी चीजें हमारी एजुकेशन में होनी चाहिए, ताकि बच्चों को अपनी डाइवर्सिटी का पता चले, अपने देश का पता चले, यहाँ के कल्चर का पता चले, यहाँ के रिलीजन का पता चले, ताकि बच्चे के मन में सभी के लिए एक रिस्पेक्ट जागरूक हो सके। इसके अलावा इन चीजों पे तो पैसा खर्च होना है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करे कि इन पे जो भी पैसा खर्च होगा उसमें स्टेट गवर्नमेंट की फाइनेंशियली हेल्प करे, ताकि जो ये प्रोग्राम है, ये चीजें हैं, इसको सही से इम्प्लीमेंट किया जा सके। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन की बात की, और इसके लिए एनईपी 2020 में क्या क्या बातें बताई गई उसकी हमने बात की। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।